आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय हिंद सभी साथियों। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के सामने बात करने आई हूँ, महिलाओं की भागीदारी पर। जैसे सभी महिलाओं ने वैसे तो हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी भागीदारी, अपनी सफलता के परचम लहरा चुकी हैं और लहरा भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं चुकी है, भी छूटी हुई है। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को किस तरह से आना चाहिए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो, चाहे पे बैक टू फैमिली के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। तो महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं का तो प्रतिनिधित्व है, वो हर क्षेत्र में कैसे वो आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने प्रतिनिधित्व को कैसे वो पहचाने, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी। और हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर बीपी अशोक सर, लखनऊ से, जो पीएचडी डिलीट और अपर पुलिस अधीक्षक हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सबसे वेरी मच शालिनी जी। पहले सर आपसे मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं को आना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि महिलाओं का राजनीति में उनकी भागीदारी वो कैसे सुनिश्चित करें, इस पर आपके विचार क्या है? देखिए, भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। भारतीय संविधान आर्टिकल 326 में जी उनको वोट देने का अधिकार देता है। तो वो अपनी जी इच्छा से चाहे वोट दे सकती हैं जिस भी पार्टी को चाहें। जी और वो खासतौर से जो महिलाएं हैं वो अपनी सामान्य सीट पर खड़ी हो सकती हैं। SC ST और OBC की महिलाएं सामान्य सीट पर भी खड़ी हो सकती हैं। हाँ, और जो रिजर्व्ड हैं, खासतौर से 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है उसमें अच्छी तरह से उसको रिजर्वेशन भी दिया गया है, सामान्य महिलाओं को भी, SC ST महिलाओं को भी और OBC महिलाओं को भी। तो राजनीति में पूरी तरह से उनको सपोर्ट है। और एक जमाना था जब 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट हुआ था, तो शुरू में जो महिलाओं की रुचि थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी इलेक्शन में खड़ा होने में। तो पहले घूंघट वाली लेडीज आई और फिर उसके बाद थोड़ा सा घूंघट हटा। और उसके बाद अब स्थिति यह है कि अब जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं। जो निरक्षर महिलाएं थी या जो सिर्फ टूल समझी जा रही थी, जी वो काफी कुछ उनमें अपनी जो कहने की बात है, अपनी इच्छा है, अपना डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आ रही है। अभी आपने एक महारानी पिक्चर देखी होगी, जी उसके अंदर दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अनपढ़ समझ करके, उसको अपना बिल्कुल टूल समझ करके उसको मुख्यमंत्री बना देता है। जी लेकिन जब उसको पावर हाथ में आती है तो उस पावर का वो यूज करना जान जाती है। और जब उसका हस्बैंड उसको कहता है कि कल को तुम इस्तीफा दे रही हो, और जब वो महिला कहती है नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो निश्चित रूप से लोगों की बहुत तालियां बजती हैं। और ये लगता है कि लोग महिलाओं को ताकत देना चाहते हैं और महिलाओं को ताकतवर देखना चाहते हैं। बहुत ही इमोशनल मूवी है। और जिन महिलाओं ने ऑनर किलिंग झेली है, जिन महिलाओं ने सती प्रथा झेली है, वो महिला अगर मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के टूल बनती है और शपथ नहीं ले पा रही थी वो महिला, और एक दिन ऐसा आता है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत ही अति विश्वास के साथ ये कहता है कि तुम कल इस्तीफा दे रही हो, लेकिन वो जब मना करती है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल में कहा है, जो अधिकार दिए हैं और जो निरंतर लगातार पास होते रहे हैं, और उनका जो अर्थ है, वो जो फल है, वो सामने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी, जो बुद्धिस्ट सोच है, या जो सावित्रीबाई फुले ने जो सोचा, वो फलीभूत होता दिखाई देता है उस मूवी के अंदर। और उसके पीछे यही कारण है कि महिलाओं ने राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी भारत की लोकसभा में सिर्फ 14%, 14% महिलाओं का जो भागीदारी है, जबकि अमेरिका में ये 32% तक है। तो न सिर्फ राजनीति में, अन्य क्षेत्रों में भी जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं। और शुरू में देखिए क्वांटिटी बढ़ती है, संख्या बढ़ेगी, लेकिन बाद में जो पार्लियामेंटेरियन क्वालिटी है, जो उनके बोलने की क्षमता है, जो उनके अपना बात को रखने की क्षमता है, जो उनका ज्ञान है, वो उसमें वृद्धि निरंतर होगी। वो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उनको मौका मिला है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो हर क्षेत्र में आगे आएंगी।
आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर बात हो रही है, उनके अधिकारों पर बात हो रही है, तो जो उनकी भागीदारी है, जैसे अर्थव्यवस्था में भी महिलाएं आ रही हैं धीरे-धीरे, तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कैसे होनी चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अर्थव्यवस्था में भागीदारी महिलाओं की उनके साथ बहुत अन्याय है, पूरी दुनिया जी, के अंदर ही। जी। उनका जो लेबर है, जो काम करती हैं, वो उसका आधा तो अनपेड है, हुँ, आधे की तो उनकी कोई तनख्वाह ही नहीं मिलती और बिल्कुल। बाकी आधा उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलता। हुँ, और आज तक ये देखा गया है, बहुत प्रयास किया सरकार ने भी, लेकिन आधी महिलाओं की अ, हुँ, हमारे समाज में, हमारे देश में उनका अकाउंट ही नहीं खुला है। हुँ, और जो लेबर फोर्स है महिलाओं का, वो तो 90% है, लेकिन मुश्किल से 9% 9% उनके नाम की लैंड होगी, जबकि 40% से ऊपर वो काम करती हैं मजदूरी वाला। और इसमें बहुत ज़्यादा अन्याय उन लोगों के साथ, हुँ, महिलाओं के साथ, उसको वो समझ भी रही हैं। आगे चल कर के इसमें काफ़ी सुधार होगा। ख़ास तौर से जो नौकरियों के क्षेत्र है, नौकरी के क्षेत्र में उनको आरक्षण भी मिल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी मिल रहा है। इसमें अगर निजी क्षेत्र के अंदर, निजी क्षेत्र में भी उनको जो हुँ, आरक्षण देने वाली जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली इकाइयाँ हैं, वो निजी क्षेत्र हुँ, में भी अगर महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुसार मैनेजमेंट में, अभी देखिए जो लेबर फोर्स है उसमें तो है उनका, लेकिन जो हुँ, मैनेजमेंट की स्थिति है, मैनेजमेंट में अगर महिलाओं को भागीदारी मिलने लगे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो जी, हम लोगों का ये प्रयास रहता है, हमारे एनजीओज़ वगैरह जिन लोगों से संबंध है, उनसे कहा कि प्राइवेट सेक्टर की वो यूनिट्स जो महिलाओं को भागीदारी दें, उनको हुँ, 5% कर में माफ़ी मिलनी चाहिए। तो हुँ, उससे ये होगा कि जो यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो महिलाओं को अपने यहाँ मैनेजमेंट में टॉप टू बॉटम नीचे तक भी रखेंगे, तो हुँ, महिलाओं को बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिलने लगेगी। हुँ, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, सभी तरह की, अभी देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें नेवी में और एयरफोर्स में भर्ती जी, करने के लिए डायरेक्शन दिए गए थे। तो हुँ, जो हुँ, ये माना जाता था कि महिलाएँ रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकती हैं, हुँ, तो वो एक मिथ था। जो लोग ये समझते हैं कि महिलाएँ शरीर से ताकतवर नहीं होती हैं, उनकी लंबाई कम होती है और हुँ, वो मसल वाला काम नहीं कर सकती हैं। तो ट्रेनिंग की और एजुकेशन की बात है। वो जी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की पहलवानी बन सकती हैं, हाँ, वो बहुत किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, पर कोई शरीर की कमज़ोरी नहीं है, कोई हुँ, दिमाग की कमज़ोरी नहीं है। वो सारी चीज़ें मिथ थी, वो खत्म हो गई हैं। लोगों ने, बहुतों ने ये समझा कि महिलाओं में दिमाग कम होता है, महिलाओं का शरीर कमज़ोर होता है। ये सारे मिथ, हर तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन किए थे महिलाओं के खिलाफ, वो सारे असत्य साबित हुए हैं, उसको साइंस नहीं मानती है। और इसी वजह से देखिए दुनिया में बड़े-बड़े, ऊँचे से ऊँचे पदों पर महिलाएँ राष्ट्रपति तक बनी, प्राइम मिनिस्टर तक बिल्कुल, बनी हुँ, और महिलाओं के जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ भी हैं और चाहे आईटी एक्सपर्ट हों, किसी भी क्षेत्र में महिलाएँ पीछे नहीं रह गई हैं, तो वो आगे आएँगी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी। लेकिन उनको इसमें जो संरक्षण है, संरक्षण की नीति तय करनी पड़ेगी, खास हुँ। तौर से प्राइवेट सेक्टर में, तो वो आगे आएँगी और बहुत तेज़ी से आगे आएँगी। महिलाओं की बात करें तो महिलाएँ चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे उनका पारिवारिक जीवन हो, उन्होंने हर जगह पर अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है और बहुत अच्छा प्रूव किया है। तो जो महिलाओं की जो पारिवारिक जीवन है, जो पारिवारिक उनका प्रतिनिधित्व है या फिर उनका कहें जो पारिवारिक उनका जो अधिकार है, वो किस तरह से होना चाहिए उनका? एक पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए महिला? देखिए, परिवार में जो डिसीज़न मेकिंग है, वो हाँ। डिसीज़न मेकिंग परिवार के अंदर आय के ऊपर रहता है हुँ, और ट्राइबल्स में बहुत जगह देखा गया कि महिलाओं की अच्छी भागीदारी थी, उनका निर्णय लेने की जो हुँ, अधिकार था, वो भी अच्छा था। लेकिन वो धीमे-धीमे करके सभी जगह वो पुरुष को ही, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी और बाहर काम करने जा रहा है उसमें भी, और हुँ, परिवार की ज़िम्मेदारियों के नीचे महिलाएँ दबती चली गईं और हुँ, वो अपनी शारीरिक क्षमताएँ, अपनी मानसिक क्षमताएँ, वो ये मानने लगी खुद भी कि हमारे अंदर वो ज़्यादा नहीं है। तो उसमें हुँ, एक परिवार का जो ज़िम्मेदारी का बोझ है, उसमें ख़ास तौर से जो बाल विवाह हमारे यहाँ हुए, और हुँ, बाल विवाह आज भी दुनिया के जो 40% बाल विवाह हैं, वो इंडिया के अंदर ही हैं, सबसे जी, अधिक है यहाँ पर। हुँ, उनकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उन्हें हुँ, पढ़ाई-लिखाई का, व्यक्तित्व विकास का मौका नहीं मिल पाता, हुँ, जिसकी वजह से
बहुत दिक्कतें उनको होती हैं, हर क्षेत्र में वो पिछड़ जाती हैं। अगर बाल विवाह खत्म हो जाए और परिवार के अंदर एक पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट सफल हो जाए, इसके बारे में कानून भी बन जाए, तो महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलेगा। अभी देखा जाता है कि जो पुराना सिद्धांत था मनु का, कि महिलाएं बचपन में पिता के और युवावस्था में अपने पति के और वृद्धावस्था में अपने बेटों की बात मानने के लिए बाध्य है, तो वो उसकी जगह पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट को आना चाहिए। पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट में हम लोगों का ये सुझाव है कि जो व्यक्ति कमाता है वो अपने जीवन साथी को, अधिकतर जो पुरुष कमा रहे हैं, तो अपने जो महिलाएं हैं उसको कम से कम 15% अपनी तनख्वाह वाले दिन ही उसको दें महिला को, ताकि वो उसका अपना समझ करके, अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी अर्निंग समझ करके, वो 50% भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 15-20% तो जीवन साथी के या पत्नी के नाम वो करें, जो उसके अधिकार के रूप में करें। वो तनख्वाह वाले दिन ही जाना चाहिए, और लगभग 2% कम से कम माँ के अकाउंट में भी जाना चाहिए। और अगर बहनें हैं और वो उनके ऊपर निर्भर हैं और पिता नहीं है, तो उनके अकाउंट में भी कम से कम 2% जाना चाहिए। ये पैसा रहता परिवार में ही, लेकिन महिलाओं की वो बचपन में हो, चाहे वो युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे माँ की स्थिति हो, महिलाएं अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेंगी और उनको लगेगा कि उनके पास पैसा है। भले ही उस पैसे से वो गिफ्ट खरीद करके अपने बच्चों को ही दे दें जी। परिवार के साथ रह करके, लेकिन एक सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी बढ़ेगी। उनको लगेगा कि हम अर्न कर रहे हैं, हम अर्निंग यूनिट हैं, हम अर्निंग यूनिट है। तो उनको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। जब उनके अंदर कुछ देने की क्षमता बढ़ती है, तो वो डिसीजन भी लेंगे, उनका डिसीजन मान्य भी होगा, और वो कभी भी इस तरह की बेसहारा नहीं होंगी कि वो ये मानने लगे कि हमें रोटी खाने के लिए डाले पड़ रहे हैं, हमको कहीं आने जाने के लिए, यात्रा के लिए भी किसी से पैसा मांगना पड़ रहा है, किसी मित्र से जाने के लिए, मिलने के लिए भी उनको रिक्शे का तांगे का पैसा अपनी बेटे से मांगना पड़ रहा है या पति से मांगना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति, या उनको अपने अपने जो व्यक्तिगत खर्चे हैं, मान लीजिए उनको मोबाइल रिचार्ज कराना है, उसके लिए भी उनको शाम को इंतजार करना पड़ रहा है कि हस्बैंड आएंगे और पैसा देंगे। उसकी जगह उनको सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अगर पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट हो, तो निश्चित रूप से वृद्धावस्था में भी, बाल्यावस्था में भी और युवावस्था में भी महिलाओं को बहुत बड़ा जो एम्पावरमेंट होगा, और परिवार में भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो जाएगी। जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं, जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरी दुनिया के अंदर, उनमें कम से कम 10 गोल इस तरह के हैं, जैसे कि गरीबी ना हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े, अगर अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ जाए। जैसे महिलाओं के पास इंडिया में 50% महिलाओं के पास सेल फोन नहीं है, और 80% महिलाओं के पास स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानती हैं या नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, और परिवार में खास तौर से एकदम से परिवार का बोझ उनको देने से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग कराई जाए, जो कंपलसरी हो। शादी से पहले अगर 2 दिन या 1 दिन की 4-6 घंटे की प्री मैरिज काउंसलिंग होगी, तो महिलाओं को जो पोस्ट मैरिज चैलेंजेस हैं उनके बारे में उनको जानकारी बढ़ेगी, उसका प्रशिक्षण हो जाएगा कि वो एकदम से, मान लीजिए वो माँ बनती हैं, कोई बीमारियां इस तरह की होती हैं जो शादी के बाद हो सकती हैं, या उनको साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होता है, प्रेशर होता है, माँ बाप का घर छोड़ करके आती हैं। आप तो महसूस कर रही होंगी, नए नए हैं, कितने भी अच्छे ससुराल वाले हों, लेकिन एक प्रेशर में महिलाएं रहती हैं, और वो प्रेशर दूर होना चाहिए उस प्री मैरिज काउंसलिंग के द्वारा, जिसमें पति के भी घर वाले हों, पत्नी के भी घर वाले हों। और वो प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम ला सकता है। वरना कई बार ऐसा होता है कि एक से एक समझदार आदमी, कई वो लोग पंचशील का पालन नहीं करते, उनके चरित्र में भी दिक्कत है, तो उसमें झगड़ा होता है, और 1-2 साल में ही उन्हें दिक्कतें आने लगती हैं। तो प्री मैरिज काउंसलिंग में जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी जानकारी वो भी दी जाती है, जो साइकोलॉजिकल जानकारी वो भी दी जाती है, और बहुत से देशों में इसको कंपलसरी किया गया है। अगर हमारे देश में भी इसको कंपलसरी कर दिया जाए और बाल विवाह हटा दिया जाए बिल्कुल पूरी तरह से समाज के अंदर भी, तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में हर सुधार के खिलाफत बहुत ज्यादा है। जैसे कि बाल विवाह का विरोध किया था, एक 9 महीने की बच्ची का बाल विवाह हुआ था राजस्थान में, जिसमें भंवरी देवी नाम की महिला ने विरोध किया, और उस पर बाद में विशाखा गाइडलाइंस आई और पॉश लॉ बना, एक एक्ट भी बना था। तो इस चीज को समाज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। समाज 9 महीने की बच्ची के विवाह को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो समाज कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, भारतीय संविधान को एक्सेप्ट नहीं करता, हिंदू कोड बिल का विरोध करता है।
तो निश्चित रूप से अगर प्री मैरिज काउंसलिंग होने लगेगी, बाल विवाह बंद होंगे और महिलाओं के व्यक्तित्व को विकास करने की आजादी मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, संवैधानिक अधिकार वो अपने जीवन में ला सकेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कुछ दिनों पहले तो यहाँ तक था कि लड़कियों को खेल खेलना आवश्यक नहीं है, हाँ जी, लड़कियों हाँ को अच्छा खान पान आवश्यक नहीं है। जी। तो आज देखिए खेलों में लड़कियां कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार हर साल कोई ना कोई लड़कियां हमारी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, हाँ जो जी। बहुजन समाज से भी हैं, जो सामान्य वर्ग की हैं वो भी हैं। तो निश्चित रूप से खेल एक ऐसा एम्पावरमेंट है कि जो ये माना जाता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं और हस्बैंड उनको कभी भी पीट देते हैं, कभी बिल्कुल। भी सास और ननद जो है उनको पीट लेते हैं। तो अगर खेलों में खिलाड़ी आसानी से किसी से पिटता नहीं है, कम से कम इतना तो होगा ही कि वो भाग जाएगा जगह छोड़ करके। हुँ, तो खेलों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और खेल कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल में। ये नहीं कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं और सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई हो रही है और उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा लड़कियों को कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी मसल ग्रोथ अच्छी हो, वो अपना जो स्टेमिना है उसको बढ़ा सकें। और उससे फायदा तो समाज का होगा, सरकार का भी होगा कि अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ हैं तो बच्चे और अगली पीढ़ी भी हमारी स्वस्थ होगी। स्वस्थ और इस चीज को लोग समझ ही नहीं पाते। लोग यही समझते हैं कि नहीं, पुरुष और जो बेटा है वही स्वस्थ हो, बेटियां को स्वस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, वो जल्दी बड़ी हो जाएंगी तो जल्दी उनकी शादी करनी पड़ेगी। बहुत से लोग तो यहाँ तक कि मिथ ऐसा हमने सुना था कि लोग अंडा नहीं खिलाएंगे बेटियों को, उनको हाँ। दवाई नहीं खिलाएंगे, उनको मांस नहीं खिलाएंगे। इससे नहीं कि वो शाकाहारी हैं, इसलिए कहीं बेटियां बहुत जल्दी बड़ी ना हो जाएं, बहुत जल्दी लंबी ना हो जाएं, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है पहले से ही। तो वो बंद होना चाहिए। अगर उनकी खेलों में भागीदारी सुनिश्चित होगी तो एक दूसरी तरफ क्राइम कम होगा, अपराध कम होगा। बिल्कुल। जो महिलाओं का अपराध है, पर डे बहुत सारे रेप होते हैं और शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ तो करीब करीब हर घंटे हाँ, रेप वाली स्थिति सामने आती है। रोज 125 हैरेसमेंट केसेस और उत्पीड़न के केसेस होते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में। वो भी बंद होंगे और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी बंद होंगे जी, अगर शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सभी जगह अगर उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे। क्योंकि देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा जब जेंडर इक्वलिटी उन्होंने लेकर के आए वो हर फैक्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी हुई और यहाँ तक कि हाजिरी भी अच्छी रहती है, प्रेजेंस भी लोगों की फैक्ट्रीज के अंदर अच्छी रहती है। अगर परिवार पूरा है तो एक जो समाज का फ्रस्ट्रेशन होता है आर्थिक दुर्व्यवस्था की वजह से, वो भी कम होता है जब मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों का लालन पालन भी अच्छा होता है। और यहाँ तक देखा गया है, मैं कोई हाउस वाइफ्स की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो लेडीज कमाती हैं वो किसी भी दशा में अच्छी गृहिणी भी होती है और उन्होंने बेहतर करके दिखाया है। बिल्कुल। और ये नहीं है कि हाउसवाइफ की कोई मैं बुराई कर रहा हूँ, हाउसवाइफ भी आदर्श हैं, वो भी मैनेजर हैं, पूरी फैमिली के लाइफ मैनेजर हैं। लेकिन जो महिलाएं कमाती हैं उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ज्यादा होता है, उनके बच्चों का लालन पालन भी, क्योंकि वो समाज से, मार्केट से जुड़ी रहती हैं, तो उन्हें मालूम रहता है कि लाइफ के चैलेंजेस को किस तरह से अच्छा करना है। उन्हें कानून की भी जानकारी है, उन्हें समाचार की भी जानकारी है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, राजनीति के क्षेत्र में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या हो रहा है, खेलों में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं। और फिर वो जब डिस्कस करते हैं अपने बच्चों से, अपने तो सीखने का, सिखाने का जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी चलती है। तो पूरा परिवार भी अपने आप में स्वस्थ रहता है और हर चैलेंजेस है, चाहे वो हेल्थ के चैलेंजेस हों, चाहे वो इकोनॉमी के चैलेंजेस हों, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हों, चाहे सोशल चैलेंजेस हों, उन सब में महिलाओं की भरपूर भागीदारी होने से अच्छे परिणाम आएंगे निश्चित रूप से। जी, जितनी भी महिलाएं हैं उनको हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस पर आपके विचार या फिर ये बोले कि लास्ट में उनको आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? देखिए एक तो जो हमारी एजुकेशन है, जी। खासतौर से इंग्लिश मीडियम बेस्ड एजुकेशन, जी। वो फ्री होनी चाहिए महिलाओं को। अभी कम से कम ये अगर 20-25 साल तक एकदम फ्री हो जाए तो हमारी कोई भी बच्ची अनपढ़ नहीं रहेगी पूरे देश के अंदर, उसका लाभ ही मिलेगा हमको। जी। वो कहीं ना कहीं क्राइम से कम होगा हमारा बजट, या कहीं हमारा कहीं ना कहीं जो हम बाद में इलाज कराने में पैसा खर्च करते हैं
अगर हम उनके शिक्षा और खेल पे खर्च करेंगे तो बाद में जो बीमारियों पर हम इलाज कराते हैं या अपराधों पर इलाज कराएं वो कराते हैं, खर्चा करते हैं, वो हमारा कम होता है। तो ये नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा ही होगा। जब स्वस्थ होंगे लोग तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जाएगा। और फ्री एजुकेशन करने से जो मोबाइल फोन और स्मार्टफोन की ट्रेनिंग्स है वो ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए। इसमें ग्राम पंचायतों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। हर ग्राम पंचायत को हम मौका दें और उसमें बजट भी जाएगा। ग्राम पंचायत के लोग महिलाओं को इकट्ठा करके स्मार्टफोन का यूज करना सिखाएं। स्मार्टफोन उनको कंपलसरी दिया जाए, एक मूल अधिकार के रूप में स्मार्टफोन हो और ये लगे कि हाँ वो यूज कर सकती हैं। क्योंकि स्मार्टफोन आज एक ऐसा एजुकेटर है जो कहीं भी रहेंगे आप तो वो आपका मनोरंजन भी कर सकता है और मनोरंजन के बहाने लोग सीख भी सकते हैं। आप अच्छा खाना भी बना जान सकते हैं, आप अच्छी सुरक्षा भी जान सकते हैं, आप पुलिस को भी बुला सकते हैं, आप अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसको कैसे सुधारें उसके भी बारे में जानकारी कर सकते हैं। दवाइयों के बारे में भी अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी आप गूगल से, यूट्यूब से देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा सुरक्षा का गैजेट है, बहुत बड़ा स्वास्थ्य का गैजेट है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का गैजेट है, बहुत बड़ा जो हमारा कौशल विकास है उसका भी बहुत अच्छा गैजेट है ये। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने से फायदा होगा। प्री मैरिज काउंसलिंग को कंपलसरी करने से भी फायदा होगा। हमारा जो गेम्स पार्टिसिपेशन है स्कूल्स के अंदर महिलाओं के लिए अलग शौचालय बने हों, महिलाओं के अलग लिए जो खेल है उनकी व्यवस्था भी हो। और एक जमाना आ गया, चल करके आएगा कि एक ही जो प्लेग्राउंड है उसमें लड़के लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। और बहुत से खेल हैं ऐसे जिसमें दोनों खेलते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का हो गया कि अगर प्लेग्राउंड है तो ये माना जाता है कि वो फुटबॉल खेलने के लिए और लड़कों के लिए है। तो या तो वो उनके लिए भी खेल की व्यवस्था हो या फिर मिक्स होकर के खेलें या उनकी टाइमिंग्स अलग हो। इस तरह की चीजें उनके लिए कंपलसरी करना आवश्यक है ताकि पूरी हमारी जो जनरेशन है वो अच्छी तरह से आए। जो क्राइम के संबंध में एजुकेशन है उसको भी सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अभी तक ये माना जाता है कि ताने कसना कोई क्राइम नहीं है या महिला को जरा सा पुश करना कोई क्राइम नहीं है, जबकि अगर उन्हें पढ़ा दिया जाए कि 323 आईपीसी में 2 साल तक की सजा हो सकती है या पत्नी को गाली देने में भी 2 साल की सजा हो सकती है, 498 का मुकदमा लिख सकता है। तो ये एजुकेशन, ये क्राइम के संबंध की एजुकेशन, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये दी जानी चाहिए। और जो पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट है उस पर कानून बने, उसकी मांग भी की जाए। और नहीं भी है जब तक कानून तो हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट जो है इसको कभी विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। ये एक बहुत बढ़िया लोगों ने करना शुरू भी कर दिया है। जो राइट टू मैरिज है उसके संबंध में भी एक स्पष्ट कानून बनना चाहिए। आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में ही नहीं, हरियाणा में भी और यहाँ तक कि साउथ इंडिया के भी कुछ स्टेट्स के अंदर ये पाया गया कि लोगों ने ऑनर किलिंग की। और ये ऑनर किलिंग की घटना हर जिले में 1 3 से 14 दिन होती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। और लेकिन फिर भी समाज के अंदर ऑनर किलिंग को सपोर्ट मिलती है। लोग इसके सपोर्ट में रैली निकालते हैं। अगर किसी ने अपनी बेटी को और दामाद को मार दिया है तो उसको सपोर्ट करते हैं। साउथ इंडिया में ऐसा देखा गया। जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई का और कानून की प्रक्रिया की जानकारी की कमी है और बहुत आसानी से लोग मार देते हैं अपने घर के बच्चे। अगर वो कानून ठीक से सीख जाए, कानून की जानकारी उनको बचपन में ही हो जाए, जब वो हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं तो इस तरह के कानून की जानकारी के बाद वो शिकार नहीं होंगे गैर कानूनी काम के। तो राइट टू मैरिज को व्यक्तिगत जब कर दिया जाएगा कि हाँ हमारी बहन बेटी को भी जो शादी है उसका व्यक्तिगत अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है, लेकिन एक स्पष्ट अधिकार कानून के रूप में ये पढ़ाया भी जाए कि भारतीय संविधान भी आपको अधिकार देता है और एक इस पर अलग से एक्ट भी बना है। और ऑनर किलिंग जैसे अपराध किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है, ये बहुत बड़े अपराध हैं। उसी तरह जैसे कि 302 अपराध है या अन्य अपराध है। ग्राम पंचायतों को हम लोग यूज करना शुरू कर दें। हम लोग फैक्ट्रीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे जो सरकारी कार्यालय उनको भी हम काम दे सकते हैं, उनको गांव बांट सकते हैं। जैसे हर जिले के अंदर 100 कार्यालय होंगे कम से कम, उन 100 कार्यालयों को हम बांट सकते हैं कि आप किसी संडे में, जैसे श्रमदान करते हैं लोग बाग, किसी भी संडे में आप जाकर के महिलाओं को एजुकेट करें, स्मार्टफोन के बारे में बताएं, प्री मैरिज काउंसलिंग करके आएं। और डॉक्टर्स को भी आप दे सकते हैं इस तरह की सलाह कि डॉक्टर्स भी जो शिविर लगाते हैं, चिकित्सा शिविर, उसमें महिलाओं के जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बताएं। और जो उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है उनके बारे में बताएं। हम एडवोकेट्स को भी कह सकते हैं कि वो
अलग से महीने में एक शिविर लगाएं और महिलाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में जाकर के बताएं कि उनके क्या अधिकार हैं। हम इसी तरह से इंजीनियर्स को भी कह सकते हैं कि वो अपने साइंस की नॉलेज का प्रयोग करें। जो गांव में महिलाएं अंधविश्वास करती जी। हैं उनको साइंस की नॉलेज के बारे में बताएं। जो हमारे रिटायर्ड अफसर्स हैं उनको भी हम कह सकते हैं, बहुत से एनजीओज हैं उनको भी हम कह सकते हैं, उनको काम बांट सकते हैं कि जा करके वो सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए एनजीओज फॉर्म ना भरते रहें। वो बिल्कुल, ये बिल्कुल। बताएं कि किस गांव के अंदर उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में उन्हें बताएं कि हाँ जी, अमेरिका की महिलाएं कैसे जीती हैं, इंग्लैंड की महिलाएं कैसे जीती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जापान और ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं किताब पढ़ करके कहाँ पहुंच गई हैं। तो आप हुँ, भी अंधविश्वास छोड़ें, आप भी अपने आप को पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करें। हुँ, तो इतने सारी एजेंसीज हम लोग के पास, सरकारी गैर सरकारी सब हैं, लेकिन एक सोच के ऊपर है। अगर हम सोच बदलेंगे तो हुँ, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे और महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे। और लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि महिलाओं को सशक्त करना सिर्फ महिलाओं को सशक्त करना है, ऐसा नहीं है। बाबा जी, साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी और विश्व के अन्य बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि एक महिला को अगर हम सशक्त करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ये इस बात की गारंटी हो जाती है कि पूरा परिवार और हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाई उनके परंपरा में आ जाएगी, कल्चर में आ जाएगी और बिल्कुल। उनके व्यवहार में आ जाएगी। और एक व्यक्ति को हम पढ़ाते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि पूरा परिवार पढ़ेगा, लेकिन महिला पढ़ाई। अपने किसी भी बेटी को बेटे को अनपढ़ नहीं रहने देगी और अनएम्पावर्ड नहीं रहने देगी। तो ये सशक्त भारत और सशक्त दुनिया जो आधारित होनी है वो सशक्त महिला के ऊपर ही आधारित होनी है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम उसको हर जगह पार्टिसिपेशन करें, उसको रिप्रेजेंटेशन दें, चाहे पॉलिटी का क्षेत्र हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे फैमिली का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। मैं थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहूंगा। कोई नहीं सर, फिर नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी आपसे। और बहुत जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और जिस तरह से आपने महिलाओं के बारे में पे बैक टू फैमिली का जो कंसेप्ट आपने बताया, ये वाकई में महिलाओं को आर्थिक रूप से उनको मजबूती दे सकता है, समानता के साथ उनको जीने का एक हौसला दे सकता है। और उनकी भी एक पहचान है, वो एक पहचान भी बनी रहेगी, इसके लिए भी वो सहयोग दे सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो आपका है वाकई में बहुत ही अच्छा है। ये सभी के हर फैमिली में लागू होना चाहिए, हर कोई अपने लिए महिलाओं के लिए लागू करे। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका, और शायद ये आप कंसेप्ट आप लेके आए हो और लोगों को इसके लिए आप अवेयर भी कर रहे हैं, और अवेयरनेस भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने महिलाओं के अधिकारों पर बात किया, उनके प्रतिनिधित्व पर बात किया, तो सबसे ज़्यादा अगर पुरुष भी अपने घर की महिलाओं को आगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करे, ताकि वो हर क्षेत्र में जाकर अपने आप को प्रूव करे और अपने जीत का परचम लहराए। और क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी पुरुषों की भी होगी, क्योंकि जब तक पुरुष उनके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं करें, उनके हर बात का सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके हर काम के लिए उनको हौसला नहीं देंगे, तब तक महिलाएं किस तरह से आगे, क्योंकि उनको हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, ये भी तय है। तो बहुत जी। अच्छी जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने थैंक यू। के लिए, अपना कीमती समय हमको देने के लिए। थैंक यू सो नहीं नहीं, मच। कीमती समय। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ है डॉक्टर बीपी अशोक सर, जिन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर और महिलाओं की हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी, किस तरह से वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है, देख रहे थे आप। और वो इन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी किस तरह से होनी चाहिए, वो आगे आकर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, इस पर उन्होंने बात किया और बताया। और आई थिंक डॉक्टर बीपी अशोक सर ने जो आपके सामने विचार रखे हैं, हमारे दर्शक इस पर गौर करें और अपने अपने घरों की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में उनको आगे लाने की कोशिश करें। और महिलाएं भी अपने आप को आगे ज्यादा से ज्यादा आगे आकर हर क्षेत्र में आगे ज्यादा से ज्यादा आए, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूती का हो, और चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे पे बैक टू फैमिली हो, वो सब सभी हर क्षेत्र में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि महिला वो शक्ति है जो अपने आप को वो प्रूव कर चुकी है और करती रहेगी आगे, और कामयाब भी हुई है और आगे कामयाब भी होती रहेगी। क्योंकि महिलाओं के बिना एक कहें कि एक जीवन का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो एक परिवार, एक घर, एक समाज महिलाओं से बनता है।
तो एक शिक्षित महिला बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को एजुकेटेड करना, एजुकेशन में लाना है, अच्छी से अच्छी उनको एजुकेशन देनी है, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और हर चीज़ में उनको आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो महिलाएं खुद आकर अपने आप को हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी वो जीत का परचम लहरा पाएंगी। और सभी दर्शक, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आगे और महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से आगे आना चाहिए। आपके कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके शेयर करें, क्योंकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे देश की महिलाएं इससे अपने आप सुने, देखें और अपने आप को, अपने हौसले को मजबूत करें और हर क्षेत्र में आगे आए। तो शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।